हॅलो एव्हरीवन, नमस्ते, सलाम, नमस्कार। मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या इग्नाइट चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सीटेट का जो रिजल्ट पेंडिंग है, जो अभी तक आप जिसका वेट कर रहे हो, जो अभी तक आया नहीं है और उसकी अपेक्षा है कि आ जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या विचार करें, कैसा सोचे, या फिर कैसे प्रिपेयर करें, या फिर आगे क्या करें। कोई अटका हुआ है कि हमें इतने ही स्कोर आ रहे हैं, क्या हमने आगे का पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा मेन मुद्दा यही है आज का कि वेट अगर करोगे तो शायद रेस में पीछे रह जाओगे, बिकॉज कंपटीशन तो वेट नहीं करने वाला है। ठीक है, रिजल्ट भले ही आए या नहीं आए, जो आने वाला कंपटीशन है, जो फर्स्ट टाइम सीटेट देने वाले हैं, जो फिफ्थ टाइम सीटेट देने वाले हैं, वो तो कंपटीशन कंटिन्यू है, वो कंपटीशन रुकने से रहा। तो अगर आप वेट करते रहोगे तो शायद पीछे रह जाओगे। इसीलिए वेट करने से अच्छा है कि आपको ये सोचना चाहिए कि कैसा पैटर्न है। अगर मार्च है, मार्च एंडिंग तक रिजल्ट नहीं आया है तो कब तक आएगा। अगर मार्च एंडिंग तक रिजल्ट आ जाता है तो नेक्स्ट सीटेट कब आएगी। अगर साल में 2 बार सीटेट होती है तो एक सीटेट फरवरी में हो गई है, अब नेक्स्ट सीटेट कब होगी। तो ये सारे सवालों के जवाब, और सीटेट और टीटी ये दोनों एग्जाम कैसी होती है, कौन सी एग्जाम सिंपल होती है, कोणती सोपी असते, किंवा दोन्ही सोबत आली तर तुम्ही काय करणार, किंवा हाउ टू मॅनेज दिस एग्जाम्स, दोन्ही एग्जाम सीटेट आणि टीटी, हाउ टू क्लिअर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वन अटेम्प्ट इज इनफ। सीटीटी आणि टीटी यासारख्या एग्जामसाठी वन अटेम्प्ट इज इनफ, बट स्ट्रैटेजी पता नहीं होने की वजह से, तरीका पता नहीं होने की वजह से आप लोगों को समझ नहीं आता है कि इसको कैसे क्लियर करना है। एग्जाम साल में 2 बार हो रही है, 2 बार हो रही है, दोनों बार क्लियर नहीं हो रहा, रीजन क्या है। ये सारे रीजंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। तो कुछ बैचेस है, इग्नाइट एकेडमी की बैच है, जैसे कि ये एक ऐसी बैच है जो आपको घर बैठे बैठे सारी चीजें दे देती है, जैसे घर है, बैग है, बैचेस है, आपका लैपटॉप है, लेक्चर्स है। तो यानी कि एक ऐसी बैच है द्रोणा बैच 9.0 विद बुक किट, जहां पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, बुक मिल रहे हैं और बैग मिल रहा है, और वो भी आपके घर पे डिलीवर हो रहे हैं, सो दैट आप घर बैठ के सारी प्रिपरेशन कर सकते हो और ये जो टाइम बचा हुआ है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो टीटी अगर देने वाले हो तो जो जून में हो सकती है, जिसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है, द्रोणा बैच 9.0 इग्नाइट एकेडमी के ऐप पर जाना है और आपको ऐप बैच लेनी है। ठीक है, टीटी के लिए 2 बैचेस है, एक रिकॉर्डेड है और एक 9.0 जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए, आपके पास ऑलरेडी बुक्स है, तो आप विदाउट बुक वाली भी ले सकते हो, बट लाइव जो बैच होती है उसमें ज्यादा मजा आता है, बिकॉज लाइव बैच में आप टीचर से बात कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बना है, या फिर ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों आया है, तो आपको उसी दिन उसका सवाल का जवाब मिल जाता है। रिकॉर्डेड में आप बात नहीं कर पाते हो। अब रिकॉर्डेड उन्होंने लेनी चाहिए जिसके पास में बिल्कुल ही समय नहीं होता है, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड देखता है, उसमें सब बात होती है, सब चीजें होती है। तो रिकॉर्डेड उसी के लिए जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है, जो फास्ट फॉरवर्ड में चीजें करता है उनके लिए रिकॉर्डेड है। जिसके पास समय है, जो कर सकता है, जिसके दिमाग में सवाल है, उन्होंने लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेनी चाहिए। 2 बैच है, ये विदाउट बुक वाली बैच है, जहां पे आपको तीनों ही पेपर, यानी कि तीनों ही सेक्शन, 3 पेपर नहीं, पेपर 2 ही होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, और एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 का। ओके, इसके एडमिशन ओपन है। अगर आप शिक्षक भर्ती यानी कि इग्नाइट एकेडमी के पुराने स्टूडेंट है तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है, यानी हर तरीके से आपको छूट मिल रही है। सो दिस इज फॉर टीटी। सीटेट के लिए एक रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, बिकॉज ऑलरेडी फरवरी 2026 में सीटेट हो गई है। अगर आपने एग्जाम दी है और अगर आपके मार्क्स में कुछ कमी रह जा रही है तो आप रिकॉर्डेड बैच से फिर स्टार्ट कर सकते हो। वही है कि रिजल्ट का वेट मत करिए, आपको स्टार्ट करना है, बिकॉज जून और जुलाई में अगर एग्जाम होनी है तो आपके पास में चीजें सही सही पहले से हो जानी चाहिए। टेट 2026 के लिए रिकॉर्डेड बैच है, जिसके एडमिशंस ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पर भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इग्नाइट एकेडमी के ओल्ड स्टूडेंट हो। ओके, तो बात करते हैं फिर ये सब चीजों के ऊपर टेस्ट सीरीज। यस, आज का जो वीडियो है उसके मेन मुद्दे में ये टेस्ट सीरीज वाला मुद्दा भी रहेगा कि कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू किस चीज के लिए। जो ऐसी एग्जाम्स है जो आपको खुद कह रही है आओ फॉर्म भरो और पास होकर जाओ। टीटी और सीटेट ऐसी ही एग्जाम है जो खुद बोलती है नोटिफिकेशन निकालते टाइम पर कि हम नोटिफिकेशन इसलिए निकाल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म्स भरो और जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाओ, क्योंकि हमें फ्यूचर में कुछ टीचर्स चाहिए जिसके पास में एबिलिटी है। ये एग्जाम इसीलिए ली जा रही है जो सो दैट आपकी एबिलिटी टेस्ट हो। तो टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे 350 प्लस टेस्ट उपलब्ध है टेट 2026 के लिए। ओके, तो बात करेंगे ये सारी चीजों के ऊपर कि 1 अटेम्प्ट इज इनफ,
वाई 1 अटेम्प्ट इज इनफ? क्योंकि ऐसी कोई एग्जाम है नहीं है नासा इसरो जैसी एग्जाम कि आप इसको पूरा लाइफ टाइम देते रहो, 7 बार देते रहो, 5 बार देते रहो, 4 बार देते रहो। ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम है नहीं, इंपॉर्टेंट है बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। टू बी क्लियर एंड टू बी ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंट बहुत है। ये आपको पात्रता लेवल की जो एग्जाम है क्वालिफाई भी करवाती है और हर जगह आपको पूछा भी जाता है, इसका जो रिजल्ट है हर जगह आपको मांगा जाता है। पर ये एग्जाम उतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको इसरो और नासा लेवल का जो लाइफ टाइम लगा देना है। तो इसको कुछ चीजें हो जाती है जो स्टूडेंट नहीं डिकोड कर पाते हैं कि ये क्यों ऐसा है, ये वन टाइम में आप क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला मुद्दा, फर्स्ट थिंग इज एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अगर आप जब भी प्रिपेयर करते हो तो सीटेट रहने दो, टेट रहने दो या दुनिया की कोई एग्जाम रहने दो, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको लेना है एग्जाम पैटर्न कैसा होता है भाई, या फिर सिलेबस क्या होता है मैं देख लूं जरा। तो आपको जाना है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से जाके आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस का एक पीडीएफ का जो कॉपी होता है आपके टेबल पर लगानी है, या फिर आपके बैग में, बुक में, या फिर आपके फोन में आपको कंपल्सरीली रखना है। सो पहली चीज जो होती है फर्स्ट स्टेप 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत सारे लोग करते नहीं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। जो नहीं पूछा जा रहा है उसके ऊपर अभ्यास हो रहा है, जो पूछा जा रहा है उसको छोड़ दिया जा रहा है, इसीलिए 4-5 अटेम्प्ट हो रहे हैं। सो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो एग्जाम पैटर्न है एमसीक्यू का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न कैसा है दोनों ही एग्जाम का, चाहे फिर वो सीटेट रहने दो या फिर टीईटी रहने दो, इसका है एमसीक्यू। नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 150 के 150 पूरे लगाने हैं। फिर चाहे आप तुक्का लगाओ, चाहे आप मेहनत से लगाओ, चाहे आप आंख बंद करके लगाओ, चाहे आप आंख खोल कर लगाओ, यानी कि पूरे 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, ये इतना सिंपल करके रखा है इन लोगों ने कि आपको वो बोल रहे खुद ही कि आओ और पास हो जाओ। ये दो चीजें आपको अगर पता है कि कितने नंबर का होता है, तो 150 नंबर का होता है, कितने नेगेटिव मार्किंग होता है क्या नहीं होता है, और एमसीक्यू पैटर्न का होता है, यानी कि आपका दिमाग यहीं पे चलने लग जाएगा कि आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक ही चूज करना है। तो और सिंपल है कि आंसर तो सामने ही है, सिर्फ चूज करना है, ठीक है। और दूसरी चीज है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के अंदर ही आता है सिलेबस। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सीटेट और टीईटी का कैसा होता है, कितने पेपर्स आते हैं। सब्जेक्ट पता होना और सिलेबस पता होने में अंतर होता है कि इतने इतने सब्जेक्ट्स आते हैं, इतने इतने ये सारी चीजें होती। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो दोनों में ही सिमिलर सब्जेक्ट्स है, ओके, दोनों में ही काफी सिमिलर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे अगर टीईटी की भी बात करते हैं हम, तो सिमिलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सीडीपी, बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, आपके लैंग्वेजेस, लैंग्वेज में आपके कौन से लैंग्वेज होते हैं? इंग्लिश, हिंदी और मराठी। ये कॉमन लैंग्वेज है जो विद्यार्थी लेते हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश हिंदी लेते हैं या हिंदी मराठी लेते हैं, मराठी इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश हिंदी लेते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन है एग्जाम का वो लेते हैं। पर 3 जो लैंग्वेजेस है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीडीपी है बाल मानस शास्त्र। अगर मैं सीटेट की बात करूं तो यहाँ पे पेडागोजी पे फोकस होता है, ज्यादा से ज्यादा आपका अध्यापन शास्त्र पे फोकस होता है। अगर टीटी की बात करूं बाल मानस शास्त्र की, तो वहां पे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस हो रहा है कि किस तरह पढ़ाया जाता है, वो नहीं, पेडागोजी नहीं, पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल संकल्पना क्या है चीजों की, उसके ऊपर बात हो रहा है। यानी कि टीटी की अगर मैं बात करूं तो चीजें यहाँ पे सीडीपी में थोड़ी कैसी है, इन डिटेल है। यहाँ पे क्या है, पेडागोजी पे फोकस है। 15 नंबर हर एग्जाम, हर सब्जेक्ट में आपको मिल जाता है पेडागोजी के, ठीक है। फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस में भी आपको पेडागोजी मिल जाती है। तो ये तो सॉर्टेड हो गया। इंग्लिश हिंदी मराठी 30 2 सब्जेक्ट 2 लैंग्वेजेस हर पेपर में, सीटेट में भी है, टीईटी में भी है, ओके, तो कॉमन है, ओके। सीटेट की अगर मैं बात लिखूं या फिर टीईटी लिखूं तो यहाँ पे आपको कॉमन चीजें क्या है, लैंग्वेज, जिसको आपको मिल रहा है 60-30 दोनों ही लैंग्वेजेस के, और यहाँ पे आपको है सीटीपी जो दोनों में ही होता है, एक में बस डिटेल में होता है, जो है आपका टीईटी थोड़ा डिटेल में पूछता है और सीडीपी जो है सीटेट में थोड़ा इजी पूछ लेता है। तो ये हो गया आपका 30 नंबर का। कितने हो रहे हैं? 60 और 30, 70, 80, 90। आपका पासिंग कितना है? 82, 88, 90।
80 to 90 आपका पासिंग है। आपके 2 सब्जेक्ट्स जो है वो आपको 3 सब्जेक्ट्स पास करवा रहे हैं। अब अगर आप स्टार्ट ये सब्जेक्ट से करते हो तो बताओ जो बचा हुआ महीना है, थोड़ा बहुत अगर आपने सोशल स्टडीज पढ़ ली, थोड़ा बहुत आपने ईवीएस पढ़ लिया, क्या आपको 10-5 नंबर नहीं आ सकते? क्या आप 10-15 नंबर ऐसे ही तुक्के नहीं लगा सकते हो? जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यानी कि कहां से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, या फिर इक्वालिटी क्या है, ये तो आपके 11-12 से भी पहले आपने पढ़ा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सरल और सिंपल होते हैं और दोनों में ही सेम सेम पूछा जाता है, और पूरी दुनिया की इंग्लिश, हिंदी, मराठी का जो ग्रामर है वो सेम होता है। और सीडीपी है तो दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको, दोनों ही सीटेट और टीईटी में सेम सेम चीजें पूछी जाएंगी। ये हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 चीज है, ठीक है, 2 लैंग्वेजेस और एक सीडीपी, उसके ऊपर पहले फोकस करके चलना है। जैसे कि मार्च में अगर आपको पता चलता है कि मुझे कल से प्रिपेयर करना है, तो कल से आपको ये 3 सब्जेक्ट को लेकर बैठना है। जून जुलाई में अगर पेपर हो तो आपको ये ही क्लियर करवाएंगे। ओके, मार्च अगर आप कर लेते हो, अप्रैल में स्टार्ट कर लेते हो, तो मई आपके पास बच जाता है। जून में अगर एग्जाम है तो मई में पढ़ लेना सोशल स्टडीज और ईवीएस। ओके, तो सिलेबस और ये एग्जाम पैटर्न हुआ। अगर आपको पता है सब्जेक्ट्स कितने आते हैं, पेपर 2 प्रकार के होते हैं एग्जाम पैटर्न में। ये भी बात है कि आपको पता होना चाहिए, पेपर 1 है और पेपर 2 है। ये आपको पता कर लेना चाहिए कि आप कौन से पेपर के लिए देने वाले हो, आप कौन सा पेपर देने वाले हो, पेपर 1 देने वाले हो या पेपर 2 देने वाले हो। ये आपके क्लास के ऊपर होता है, आप कौन से क्लास को पढ़ाने वाले हो, 6 to 8 पढ़ाने वाले हो या छोटी लेवल को पढ़ाने हो, ये आप डिसाइड कर लोगे तो डन है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप 2 पे, जो है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी यानी कि क्या, बहुत बड़ी किताब होती है क्या? नहीं, बहुत ही चिल्लर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी बुक्स होती है, जो एक दिन में भी नहीं, आधे घंटे में जो कवर हो सकती है। तो एनसीईआरटी एक ऐसे बेसिक्स बुक है जो आपको सोशल स्टडीज के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। भले ही आप सीडीपी के लिए मत पढ़ो, पर आपको एसएसटी सोशल स्टडीज के लिए पढ़नी है, ईवीएस के लिए पढ़नी है, साइंस के लिए पढ़नी है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो यहाँ से ही वो क्वेश्चंस बनाते हैं। ये कोई क्वेश्चंस आपको यूपीएससी जैसे माजिद हुसैन वाली बुक्स में से नहीं आ रही है, जीसी लियोंग वाली बुक में से नहीं आ रहे वहां के क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो 5वीं का बच्चा पूछता है या फिर 5वीं का बच्चा पढ़ता है। तो एनसीईआरटी के बुक्स आपको इन तीनों के पढ़ने हैं, सोशल स्टडीज के, ईवीएस के और साइंस के। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी की है। एनसीईआरटी 2 ही भाषा में होती है, एक तो इंग्लिश या फिर हिंदी, आपको हिंदी में पढ़ लेनी है। तो आपका जो बचा हुआ टाइम है, जैसे कि रिजल्ट का वेट नहीं करते हुए आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। वैसे भी अगर आप पास भी हो जाते हो तो ये आपको कभी भी लॉस नहीं देगा। नॉलेज इज पावर, ये नॉलेज के आपके खाते में चला जाएगा। आप अगर पास भी हो जाते हो तो बचे हुए टाइम में शायद आपको एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। डोंट वेट या फिर डोंट वेस्ट टाइम, रीड एनसीईआरटीज, बिकॉज ये कितना भी आप पढ़ोगे तो इसका नॉलेज वेस्ट नहीं होगा। सो बेसिक्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे एनसीईआरटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि किसी भी पेपर का, किसी भी एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है। जैसे कि अगर सीटेट की अगर बात करो, अगर आपको सीटेट स्टार्ट करना है तो आपको लेना है सीटेट का दिसंबर वाला पेपर, या फिर 2025 में जो एग्जाम हुए हैं उसका पेपर। उसको लेके आपको डीकोड खुद ही करना है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर सीडीपी है तो सीडीपी में वाइगॉत्स्की के ऊपर कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आपको टेबल खुद ही बनाना है। तो 2025 का पेपर ले लिया, यहाँ पे सीटेट का या फिर टीईटी का, जैसा भी आपको दोनों में से कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक टेबल बनवाना है। आपको सब्जेक्ट लेना है, आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, सीडीपी कर रहे हो। आपको टॉपिक्स बनाने हैं, जैसे कि वाइगॉत्स्की है, कॉलबर्ग है, या फिर आपका सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन, या फिर आप बोलिए आपका डेवलपमेंट है, विकास या फिर वृद्धि है। इसके ऊपर कितने सवाल आए 2025 में, आप खुद ही डिकोड कर लोगे, क्योंकि वहां पे लिखा रहेगा वाइगॉत्स्की के ऊपर कितने सवाल आ रहे। 2025 में 2 आए, कॉलबर्ग में 1 आया, कॉलबर्ग के ऊपर 1 आया, सोशलाइजेशन के ऊपर 1 आया, डेवलपमेंट के ऊपर 3 आए। तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि किस टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जहां पे खुद लिखा हुआ था कि हम पूछ रहे ही नहीं है, जैसे कि एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यहाँ पे 0 आएगा। तो आपको पता है ये टॉपिक प्रिपेयर ही नहीं करना है, आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, क्योंकि आपको कोई 150 आउट ऑफ 150 लाने नहीं है, आपको टॉप नहीं करना है। तो यहाँ पे ये प्रिपेयर नहीं करना है, आपको पता चल जाता है। ऐसे ही दूसरा पेपर लेना है 2024 का, आपको फिर देखना है कि वाइगॉत्स्की के ऊपर कितने सवाल थे, 3, कॉलबर्ग के ऊपर कितने सवाल थे, 2, सामाजिकरण के ऊपर कितने सवाल थे, 1, विकास के ऊपर कितने थे, 4। तो आपको ये पढ़ने हैं। ऐसे ही आपको 2023,
2022 ये खुद डिकोड करना है। जब तक आप खुद डिकोड नहीं करोगे, किसी के ऊपर निर्भरता रहेगी, तो शायद आप क्लियर नहीं हो पाओगे। तो ये एक हो जाता है जहां पे आपको खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और इसका सिलेबस डिकोड करना है। आपको पता चल जाएगा हॉट टॉपिक्स कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रिविजन। अब रिविजन की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे डेली कुछ रिविजन कर लिया, वीकली कर लिया या फिर मंथली कर लिया। तो थ्री डेज में एक बार होता है, 7 डेज में एक बार होता है, या फिर मंथली होता है। 3, 7 या फिर मंथली, आप 30 डेज का कर सकते हो। तो रिवीजन कंपलसरी है। जो भी आप पढ़ते हो 1 डे एट अ टाइम, यानी कि दिन में आपने कुछ पढ़ा, उसका दूसरे दिन रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा। दिमाग जो है वो एक लोहे की तरह होता है, उसके ऊपर भी जंग लगते रहता है, तो उसको जंग नहीं लगने देना है, उसको रोज फ्रेश करते रहना है। तो रिवीजन आपका डेली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। अब मंथली के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो डेली कर लिया करो। डेली में आप क्या करोगे, जैसे अगर आपने कॉलबर्ग की कुछ थियरी पढ़ ली तो आप डेली उसको रिवाइज कर लिया करो कि कॉलबर्ग ने क्या कहा है, या फिर वाइगोत्स्की की थियरी में कल्चरल टूल्स है तो क्या है। तो इस प्रकार से आपको डेली या फिर वीकली रिवाइज करना है। अगर आप वर्किंग हो, टीचर्स हो, तो आप वीकली कर सकते हो। संडे को बैठिए, जो भी आपने मंडे से ट्यूसडे तक कराया है आपको रिवाइज करना है, तो संडे आपको रिविजन के लिए देना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 5th पॉइंट जो है प्रैक्टिस एमसीक्यू, यानी कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है, उसके ही जैसे दूसरे जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है वो आपको सॉल्व करने हैं। वो आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप बैचेस लेते हो तो लेक्चर के हर लेक्चर के बाद में, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जब जब सीडीपी पढ़ाया है, एवरी लेक्चर के बाद में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं और आप ही से आंसर्स पूछे हैं। तो आप जब बैचेस लेते हो तो हर टॉपिक के बाद में, टॉपिक वाइज, ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली भी कैसे आपके टॉपिक वाइज, हर टॉपिक पे आपको 10 से 15 अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इससे ऊपर तो आने वाले से रहे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे है। समाजीकरण, समाजीकरण में क्या है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। कौन होते हैं प्राथमिक, यानी कि घर वाले, द्वितीयक यानी कि स्कूल, जब या फिर तृतीयक यानी कि कौन, मीडिया वाले। तो ये क्या है, ये 10 से 15 क्वेश्चन बहुत है जहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपका कवर हो रहा है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो आपको बैचेस में ऑलरेडी टीचर्स करवाते हैं। हर टॉपिक के बाद में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है और प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है। इस प्रकार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, और प्रैक्टिस ही है जो आपको टीईटी और सीटेट पास करवाएगी। कोई बुक्स पढ़कर पास हुआ है ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने बुक्स ही पढ़ा है और प्रैक्टिस नहीं की और पास हुई। ओके, तो ये 5 ही स्टेप है जो आपको लेकर जाते हैं आपके फाइनल स्कोर की तरफ से। और 1 अटेम्प्ट इज इनफ, 5 स्टेप्स, जस्ट 5 स्टेप्स, ठीक है। 1 अटेम्प्ट इज इनफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 ही स्टेप करने हैं, 5 कदम, और आपकी मंजिल आपके हाथ में। तो इस प्रकार से सीटेट का रिजल्ट का वेट मत करिए। सीटेट का रिजल्ट का अगर आप वेट करोगे तो कंपटीशन बढ़ता रहेगा, कंपटीशन कुछ कम नहीं होने वाला है। कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, कंपटीशन तो कम नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा बढ़ता रहेगा। ये आप रिजल्ट का वेट करते रहोगे, ये इंक्रीज ही हो रहा है। रिजल्ट आए या नहीं आए, फर्स्ट टाइम सीटेट जो दे रहे हैं वो तो देने ही वाले हैं। अगर अप्रैल और मई में नोटिफिकेशन आ जाता है तो उन्हें तो एग्जाम देनी ही है, यानी कि वो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। और आपने जो एग्जाम दे दी है और आपको पता है कि आप फेलियर हो, आपके पास में रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो फिर अ फेलियर हु वेट विल ऑलवेज बी अ फेलियर। ठीक है, तो इसको थोड़ा दिल पे लगाइए। मैं आपको अगर फेलियर बोल रही हूं तो दिल पे लगाइए ये बात कि वेट नहीं करना है। नो वन वेट्स, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं, जो जिसका रिजल्ट आता है, वो वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। सो डोंट वेट, बिकॉज ये कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अप्रैल मई में नोटिफिकेशन की संभावना है। आपको करना क्या है, अप्रैल मई में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके पास में 60 दिन बचते हैं। सिर्फ 60 दिन में बहुत कुछ नहीं कर सकते हो आप, 60 दिन ऐसे जाते हैं। तो सिर्फ 60 दिन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली एज पॉसिबल। ओके, सो डोंट वेट, कीप इट 1 डे एट अ टाइम। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है, हर दिन छोटा छोटा नॉलेज लेना है, देना है, बटोरना है। टेक इट 1 डे एट अ टाइम। थैंक यू सो मच। हंसत रहा, स्वस्थ रहा, नहीं मस्त रहा।